वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके पहले वाले वीडियो में कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है उस पर डिस्कशन किए। एक आध क्वेश्चन भी हम वहाँ पे बताए थे। ठीक है, आज का जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन तरीके का है और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इसमें बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो आज तक किसी ने ना पढ़ा होगा और ना ही देखा होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो उसका मॉडुलस क्या होता है और मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, फिर हम डिफाइन करेंगे उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें, हम लोग का टॉपिक है आज का मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी सपोज कर लें कि z इक्वल्स टू a प्लस आई बी हो। ठीक है, समझेंगे कि z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। सपोज कर लें कि z इक्वल्स टू a प्लस आई बी हो और a और b के बारे में जानते ही हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और इतना तो सबको पता ही हो गया होगा कि इसमें हम a को क्या बोलते हैं और b को क्या बोलते हैं। तो a को याद ही होगा कि a को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और b को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं। इतना तो सबको पता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं। a रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट्स होता है। और इसका नोटेशन कैसे डिनोट, तो REZ मतलब रियल पार्ट्स ऑफ z इक्वल टू a एंड IMZ मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z कितना यहाँ पे b है। इतना तो सब लोग सीख लिए, हम सिखा भी दिए। आज का जो टॉपिक है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया हो तो इसका मॉडुलस कितना होता है। ठीक है, मॉडुलस को या सिंपली मॉड कहो, आई बात समझ में। तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी z दिया गया है तो सबसे तो पहले ये जाने कि इसके मॉड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के अंदर z को पैक कर देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मॉड। जो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे लिखे हैं, दो वर्टिकल लाइन, यही जो सिंबल होता है वो किसका सिंबल होता है, मॉड का सिंबल होता है। ठीक है, मॉडुलस का सिंबल होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो z है, इसके मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, मॉड z से। और ये किसके इक्वल होगा, तो अंडर रूट, समझेंगे, अंडर रूट किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा। देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जहाँ पे a क्या है, रियल पार्ट्स ऑफ z है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z है। तो a हो गया इसके मॉडुलस। और मॉडुलस की जब हम बात कर लिए तो इससे जुड़ी खास बातें हम बता दें कि जब ध्यान देंगे कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस अंडर रूट के अंदर पैक है, तो जाहिर सी बात है कि 100% है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। और जब यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इससे जुड़ी ये खास बातें हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, आई बात समझ में। फिर इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो देखिए, एंजॉय करिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ठीक है, देखिए बहुत ही मज़ा आएगा मैथ्स में, स्पेशली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जाने कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया है कि यहाँ से लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, देन देयर मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉड z। तो ऐसे समझ लें कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया हो। सपोज कर लें कि यहाँ पे अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यहाँ से अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। देखेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, समझेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अ, समझेंगे मॉडुलस ऑफ अ, यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर ऑल a कमा b बिलोंग्स टू r। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर ऑल
ए कमा बी बिलोंग्स टू आर इज, देखेंगे क्या यहाँ पे, इज डिनोटेड बाय किस में, मॉड जेड, इज डिनोटेड बाय मॉड जेड एंड डिफाइंड एज, समझेंगे यहाँ पे, एंड डिफाइंड एज समझेंगे यहाँ पे, मॉड जेड इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे ए के बारे में जानते ही हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें अंडर रूट ए क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे रियल पार्ट्स ऑफ जेड स्क्वायर और बी क्या इमेजिनरी पार्ट्स है, तो इमेजिनरी पार्ट्स ठीक है स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो मॉडुलस की बातें हो गई। यहाँ पे आई बात समझ में, ये तो मॉडुलस हम डिफाइन कर दें कि मॉडुलस इतना होता है, और इससे जुड़ी खास बातें हम बता दें यहाँ से 100% है। ठीक है, एकदम साक्षात दर्शन हो रहे हैं कि जब ये अंडर रूट में लिखा गया है, यहाँ पे जब ये अंडर रूट में लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ से जुड़ी खास बातें क्या है कि देखेंगे कि मॉड जेड, हम यहाँ से पूरा डिटेल लिख दे रहे हैं कि इससे खास जुड़ी बातें क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मॉड में है ये, सॉरी रूट में है, अंडर रूट की जो भी क्वांटिटी होती है ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। जब यह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी मीन्स ये किसके इक्वल है, मॉड जेड के, तो ए भी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होगा। इससे जुड़ी खास बातें हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग सभी लोग कहते हैं कि अरे मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगा तो या तो उसकी वैल्यू 0 होगा या तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। साक्षात दर्शन भी हो गए यहाँ पे। तो देखें, जो मैथ्स में जो कुछ भी जानते हैं सबका प्रूफ है, ऐसा नहीं बस समय समय पे वो सारी चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, उस समय समय पे सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ बता देना फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या सीखे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया हो, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी z इक्वल्स टू a प्लस आई बी दिया गया हो, तो उसके मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड को 2 वर्टिकल लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉडुलस का जो सिंबल है, और इसके अंदर अगर हम z लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड z पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मॉड z। और ये किसके इक्वल होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होता है, ये इक्वल होता है। ये तो मॉडुलस से को यहाँ पे डिफाइन कर दिए, और उससे जुड़ी खास बातें हम लोग यहाँ पे देखें कि जो मॉड जेड होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल्स की बात अगर यहाँ पे करते हैं, देखेंगे इससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लें अगर इस एक एग्जाम्पल की बात कर लें, सपोज कर ले जेड इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, मान लें -3 प्लस आई लिखा गया है। ठीक है, -3 प्लस आई लिखा गया है, और कोई कह दे कि इसका मॉडुलस फाइंड करो, तो यहाँ से मॉड जेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट, देन यहाँ से देखेंगे रियल पार्ट्स पहले देखें तो रियल पार्ट्स कितना है, -3 है, तो -3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स कितना है। हम बताएं कि जब भी इमेजिनरी पार्ट्स चेक करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ आई की बातें करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 है, तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और +1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम देते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर इसको लिख दिया जाए कि z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे 8 कर दें। ठीक है, -1 प्लस अंडर रूट -8, और कह दे कि इसका मॉडुलस कितना होगा, कैसे करोगे, तो सबसे तो पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो सबसे तो पहले सभी लोग कंफ्यूज कर जाओगे। अब तो कंफ्यूज करने की बात भी नहीं है, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि अगर देखें रूट के अंदर कोई भी रियल नंबर रहे और रियल नंबर क्या हो जाए, लेस देन 0 रहे, लेस देन 0 रहे, तो ये हमेशा क्या होता है, कैसी क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है कब, रूट के अंदर कोई रियल नंबर रहे और रियल नंबर क्या हो, लेस देन 0, मीन्स कह सकते हैं कि नेगेटिव नियर रियल नंबर, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। तो यहाँ से यह एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, -1 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, आई। ठीक है, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, आई,
और यहाँ पे √8 लिख सकते हैं, ठीक है, I √8। अब यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि इसका मॉड अगर कैलकुलेट करना हो, इसका मॉड कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ से, मॉड z इक्वल्स टू √ क्या चाहिए, रियल पार्ट्स स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट्स मीन्स कोफिशिएंट ऑफ I कितना है, √8 कितना लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से देखने को हमको क्या मिल रहा है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से √9 मीन्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मॉड z इक्वल टू 3, आई बात समझ में। तो मॉड z इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पे मॉडुलस निकालने का तरीका देके और मॉडुलस को क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस मन से पढ़ाई करें, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें हम बताएंगे। जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो उसमें तो और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो देखें यहाँ पे जो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज होती है और इससे जुड़ी खास बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की अगर बात करते हैं तो हम मान लें 3 कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लेते हैं कि f z, z1 एंड z2 आर क्या लिख देते हैं, 3 यहाँ से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, ठीक है। हम यहाँ से मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे z1 एंड z2 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से देखेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पहले उसको देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वेरी सॉरी, यहाँ से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको बता दे रहे हैं। देखें z है तो देखेंगे मॉड z अगर 0 कर दें, देखेंगे मॉड z अगर 0 कर दें मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की वैल्यू 0 अगर हो जाए तो ये ऐसे नहीं पॉसिबल है। मॉड z कब पॉसिबल होगा, इसकी वैल्यू कब पॉसिबल होगी, तो यहाँ से देखेंगे कि इम्प्लाइज इसकी वैल्यू तभी पॉसिबल होगी कि जब z क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि मॉड z अगर 0 हो जाता है तो z भी 0 हो जाएगा। और जब z 0 कब होगा, ज़रा यहाँ से देखेंगे समझेंगे। अगर मॉड z, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी सपोज कर ले हम लिख दें कि a + IB है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है, इधर प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दें कि मॉड, यहाँ पे सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान लेते हैं z इक्वल्स टू a + IB कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो ए z 0 कब होगा, समझेंगे कि ए z 0 कब होगा। सबसे तो पहले मॉडुलस की बातें करें कि मॉड z 0 हो जाएगा, लेकिन इस एक कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है कि जब z 0 हो जाए। z 0 कब होगा, जरा देखें, जुड़ी इससे खास बातें बता रहे हैं। z 0 कब होगा कि जब इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का रियल पार्ट्स भी 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट्स भी 0 हो जाए। अगर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों 0 हो जाता तो उस केस में यहाँ पे z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब इसका मॉडुलस भी क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या कि दैट इज, हम यहाँ पे बता देते हैं मॉड z, यहाँ पे मॉड z 0 हो गया तो इम्प्लाई z 0 कब होगा कि देख लें, यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे कितना कि रियल पार्ट्स इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल टू 0। ये पॉसिबल है तभी मॉड z 0 हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना तो समझदार है ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है इसका मॉड निकाल लें, ठीक है, कोई कॉन्जुगेट अब देखें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और z बार इसी का क्या है, कॉन्जुगेट है,
ठीक है। या तीसरा अगर देख लें माइनस जेड यहाँ पे लिख दें। तीनों केस का जो मॉडुलस होता है ना वो ऑलवेज इक्वल होता है। अब सभी लोग कहेंगे कि अरे भैया क्यों, कैसे, हम बता देते हैं। देखें, जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, यहाँ पे जेड बार उसी का क्या है, कॉन्जुगेट है, और जेड के पहले क्या लगा दिए हैं, माइनस लगा दिए हैं, और तीनों का मॉड हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इक्वल है। अब कन्फ्यूजन होगा कि अरे कैसे इक्वल होगा, ज़रा बताइए। यहाँ पे हम बता देते हैं है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। सबसे तो पहले हम लोग देखें कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी a प्लस आई बी है, ठीक है, a प्लस आई बी है। चलिए इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, इसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का कॉन्जुगेट, तो a माइनस आई बी होगा, है ना। इसका अगर मॉड ले लेते हैं तो ज़रा देखें तो अंडर रूट रियल पार्ट्स स्क्वायर, तो a होगा a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स, तो इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे कितना है, माइनस बी है। देखेंगे इमेजिनरी पार्ट्स कितना है, माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जेड का मॉडुलस निकाले तो और जेड बार का मॉडुलस निकाले तो अभी तक तो दोनों इक्वल आ गया। यहाँ पे अभी तक तो इक्वल ही हम देख रहे हैं। चलिए हम माइनस जेड कर दे रहे हैं, माइनस जेड करके देखा जाए। अगर जेड से पहले क्या लगा दें, माइनस, तो चलिए इसके पहले माइनस लगा देते, माइनस a माइनस आई बी, ठीक है। इसका वजह मॉडुलस निकालें तो देखेंगे अंडर रूट रियल पार्ट्स स्क्वायर, तो रियल पार्ट्स हमारा कितना है, माइनस a, तो माइनस a का स्क्वायर a हो जाएगा, सॉरी a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आएगा। और इमेजिनरी पार्ट्स माइनस b, जब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, तीनों ही केस में देख रहे हैं कि इसका जो मॉडुलस है तीनों केस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए हमें प्रॉपर्टी लिखे हैं कि मॉड जेड इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड, तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। इसके बाद देखें एक प्रॉपर्टी और देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जेड इंटू जेड बार, देख रहे हैं ना कि जेड इंटू जेड बार कल भी हम लोग डिस्कस किए थे और आज भी डिस्कस किए थे। कल याद करिए हम बताए थे कि यही प्रॉपर्टी जब हम मॉडुलस में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, तो मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत इसका यूज होता है। उल्टा भी समझना है कि अगर कहीं मॉड जेड स्क्वायर कर दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बात को जरा हम प्रूफ कर दें कि ये कैसे आया, तो चलिए इधर हम प्रूफ कर देते हैं, है ना। चलिए एकदम मस्त प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें, अगर हम जेड को कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान लें a प्लस आई बी, तो जेड बार कितना होगा, a माइनस आई बी होगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। कई लोग ये बात समझ नहीं पाए होंगे। देखें a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो अब सीखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस आई बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस पहले से तो प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सीखें, क्योंकि हर बार उस चीज़ को बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे समझेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, किसकी वैल्यू, जेड इंटू जेड बार की वैल्यू आ गया, कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉड जेड हम लोग कितना पढ़े हैं, इसी का अगर हम मॉड ले लें तो कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें अगर यहाँ से अंडर रूट हटा दें, मीन्स स्क्वायरिंग कर दें, तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे कितना रख सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर रख सकते हैं। देखें ना, तो वही प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखें चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। समझेंगे एक प्रॉपर्टी और हमारे पास है, देखेंगे समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का मॉड ले लें, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2।
तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब कैसे, किस तरीके से, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू ZT इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। कैसे हुआ तो ये भी हम बता देते हैं, समझेंगे। अगर हम Z1 इक्वल टू हम क्या मान के चलें, A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 मान के चलें और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो Z1 इंटू Z2 पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे A का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे, तो A1 A2 प्लस A1 B2, A का तो दोनों में हो गया। अब B भी उठाएं तो इसके साथ, तो प्लस B1 A2, और जब इसका करेंगे तो I का I में तो I स्क्वायर हो जाएगा एंड B1 B2 हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखें कि I स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 A2 माइनस B1 B2 लिख दिए। इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे हम, I कॉमन ले लेंगे और क्या लिखेंगे, A1 B2 प्लस A2 B1 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया Z1 इंटू Z2 हो गया। अगर हम क्या कर लें, इसका मॉड निकाल लें, समझेंगे, इसका मॉड निकालें तो Z1 इंटू Z2 का मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर। तो रियल पार्ट्स कितना है, A1 A2 माइनस B1 B2 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स कितना है, तो A1 B2 प्लस A2 B1 होल स्क्वायर। ये तो हो गया मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 हो गया, ठीक है। अब अलग अलग जगह करके देखें, अगर हम मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 निकालें तो ये कितना हो जाएगा, समझेंगे। तो मॉड ऑफ Z1 कितना होगा, तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें, यहाँ से अगर देखें तो Z2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे समझें Z2 किसके इक्वल है। जब यहाँ पे Z2 की बात करें तो यहाँ से लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, समझेंगे। या अगर इसको सॉल्व कर लें हम लोग तो कितना हो जाएगा समझें, यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। इसके बाद हम लोगों का वर्क क्या है, कैसे इस पे वर्क करेंगे। अब देखें, इस पे अगर वर्क करना हो तो अब चेक कर लिया जाए कितना आएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो किसके इक्वल आएगा, तो देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, या थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, समझेंगे। यहाँ पे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अंडर रूट देखेंगे A माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और A प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना होगा, A1 A2 स्क्वायर प्लस B1 B2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे तो 2 के फॉर्म में आएगा, तो 2 कितना होगा, A1 A2 B1 B2, इतना तो लिख दिए। प्लस अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 B2 स्क्वायर प्लस, अब देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, A2 B1 स्क्वायर प्लस, जब इसको लिखेंगे तो 2AB, तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 हो जाएगा। देखें, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो बाकी जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे ना, जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा तो जैसे हम बताए हैं वैसे ये आ जाएगा, बिल्कुल यही चीज़ आएगा। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, बाकी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये तो इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लिखने चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि Z1 अपॉन Z2, ठीक है, Z1 अपॉन Z2, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसके इक्वल होगा, तो समझेंगे कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, और कंडीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे है, सबको पता ही है नीचे होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी लिखना है, समझेंगे। अब बाकी तो प्रूफ वैसे ही है जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, देखें, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 अगर होल स्क्वायर लिखा रहे, Z1 प्लस Z2 अगर होल स्क्वायर लिखा रहे तो इसके किसके इक्वल होगा, तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट्स ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, Z1 इंटू
Z2 लिखेंगे। इसके प्रूफ के बारे में हम बता देते हैं। रियल पार्ट्स ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार, इसके प्रूफ के बारे में हम ज़रा बता देते हैं कि कैसे आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताए हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, माइनस के लिए भी होता है। अगर ये चीज़ माइनस में आए तो देखें, अगर ये माइनस कर दिया जाए यहाँ पे तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो a² + b² जैसे होता है वैसे होता है। इसके प्रूफ की बातें अगर करें तो देखें, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि आखिर में आया कैसे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, तो यहाँ पे देखते चले, ठीक है। बस इंजॉय करें और देखते चले सारी प्रॉपर्टीज़ को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखें, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं Z1 है तो Z1 = A1 + IB1 एंड Z2 = A2 + IB2 लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वर्क कैसे करेंगे, ये तो इक्वल है ही है, समझे। यहाँ पे ध्यान देना है। तो Z1 + Z2 मॉड का अगर स्क्वायर है देखेंगे तो हम यहाँ से देखें, मॉड Z² को Z1 इंटू Z2 बार लिखेंगे, Z1 इंटू Z2 बार, Z इंटू Z बार है। तो यहाँ पे भी अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, Z1 + Z2 इंटू Z1, समझेंगे, Z1 + Z2 होल बार। प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो Z1 + Z2 इंटू Z1 बार + Z2 बार, कहेंगे कि ये कहाँ पे, तो जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बताए हैं उसका यूज किए हैं। अब जब मल्टीप्लाई करें देखेंगे तो क्या लिखेंगे, Z1 इंटू Z1 बार प्लस, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z2 बार प्लस इसका इसमें करेंगे तो Z2 इंटू Z1 बार प्लस इन दोनों का आपस में तो Z2 इंटू Z2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखें Z1 इंटू Z1 बार, देखें Z1 इंटू Z1 बार तो Z इंटू Z बार तो मॉड Z² है। तो इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, Z1 मॉड Z² लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखें Z इंटू Z बार है, Z2 इंटू Z2 बार है। तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो भी कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि Z2² हो जाएगा, मॉड Z2² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सोचेंगे, है ना। सोचने वाली बात है कि इसको हम कैसे सोचें, किस तरीके से हम लोग सोचें। तो चलिए सोचा जाए, देखेंगे यहाँ पे तो Z1 इंटू Z2 बार प्लस, इसको जरा हम लिखने चल रहे हैं कि क्या इसको हम लिख सकते हैं। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं कि Z2 इंटू, देखें इसको हम लिख सकते हैं, समझेंगे कि Z1 इंटू Z2, ठीक है, Z1 इंटू Z2 बार का होल बार, समझेंगे। हम इसी को लिखें, देखें इसको, अरे भैया ये Z1 इंटू Z2 बार है तो इसके अगर होल बार कर दें, इसी का अगर आगे होल बार कर दें तो अभी देखें ना क्या होता है, क्या होगा जरा देखो तो भैया क्या होगा, क्या होने वाला है कि देखें, हम सबको बता चुके हैं कि Z1 इंटू Z2 होल बार अगर कर दें तो Z1 बार इंटू Z2 बार होता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें, देखें समझा दे रहे हैं कि Z1 इंटू Z2 बार का अगर होल बार हम कर दिए तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, Z1 बार इंटू Z2 डबल बार, यही ना होगा। और एक इसके इक्वल हो जाएगा तो Z1 बार इंटू डबल बार, तो Z का डबल बार किसके इक्वल होता है, Z के इक्वल होता है। तो यहाँ से किसके इक्वल होगा, Z2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यही ना हम लिखे हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे ना लिखे हैं कि Z1 इंटू Z2 बार कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 बार आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ज़रा यहाँ पे ये किसके इक्वल है, हाँ ये Z2 है ना, ये यहाँ पे कहाँ पे हम लिख रहे थे, यहाँ पे देखें। तो फिर देखें इसको तो हम यहाँ पे कर दिए हैं
और इसी को हम लिखे हैं। देखें जब इस पे डबल बार लगा दिए, इस पे जब हम बार लगाए तो देखें इसके इक्वल आ गया कि नहीं, देखें यही आया है। देखें यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, देखेंगे यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे समझें इस चीज़ को समझें यहाँ पे। तो लिखने का तरीका है, देखें हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखें क्या लिखा गया है, Z1 बार इंटू Z2 इन है, तो Z1 बार इंटू Z2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। देखें ना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे समझेंगे, यहाँ पे समझें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, बस समझना है। अब क्या हो गया, अब समझेंगे यहाँ से क्या मिला कि Z1 बार प्लस Z2 बार मीन देखें मॉड ऑफ Z1 सॉरी कितना है, Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 होल स्क्वायर लिखा गया, देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे हम सोचेंगे, ज़रा इसको बताएं। तो हम बता चुके हैं, देखें अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसको पहले के इसको अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी Z मान लें और ये पूरा बार लगा है, इसको क्या मान लें, Z बार मान लें, तो ये किसके इक्वल होगा। तो कल वाली प्रॉपर्टी है कि Z प्लस Z बार इक्वल होता है, समझेंगे Z प्लस Z बार किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट्स ऑफ Z के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सभी लोग कहेंगे अरे कैसे कैसे कैसे, तो Z का मतलब होता है A प्लस आई बी और Z बार का मतलब होता है A माइनस आई बी, तो आई बी से आई बी कैंसिल, तो यहाँ पे 2A, तो A हमारा क्या है, रियल पार्ट्स न है, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट्स। तो इसी तरीके से अगर ये पूरे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को इसको पूरा Z मान लें और Z बार मान लें, इसको Z मान लें और इसको Z बार मान लें, तो Z प्लस Z बार तो कितना होगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट्स ऑफ किसका, Z का। यही नहीं रियल पार्ट्स ऑफ Z लिखें, तो Z हम किसको मान रहे हैं कि Z1 इंटू Z2 बार को, तो क्या लिखेंगे कि Z1 इंटू Z2 बार। देखें यही ना प्रूफ करना था, आ गया कि नहीं आ गया। तो हम सब कुछ प्रूफ कर सकते हैं, बस ये कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर उसका प्रूफ भी सामने कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमसे बोलने में अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है, कि क्योंकि हो जाता है कभी कभी, जुबान है इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अब देखें एक तो प्रॉपर्टी, इतने सारी प्रॉपर्टी लिखे, उसको हम प्रूफ भी किए। इसी तरीके से अगर माइनस वाला भी हो जाए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है यहाँ पे। चलिए उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ज़रा देखें कि क्या है वो। देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर दिस समझेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अगर लिखा गया हो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो ये किसके इक्वल होगा, लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है, ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी है, ठीक है। क्या होता है, ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर इन इक्वलिटी, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी इसको पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी पढ़ते हैं। आई बात समझ में। और तो Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद समझेंगे एक प्रॉपर्टी और हम बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर हम लिख दें कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 लिख दें, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, तो ये ग्रेटर देन, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको जानना चाहिए। तो क्या हम लोगों ने सीखा कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। एंड यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, देखें यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा गया है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अगर लिख दिया तो ग्रेटर देन किसके, यहाँ पे किसके ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के क्या हो जाता है, ये ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, हम लोग को याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है।
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना, तो हम तो भैया कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल इसके फेवर में नहीं रहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी याद रखो। इसको प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, बार बार उसका जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी ये सब जानना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में और आ रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है। वहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिख दें कि मॉड ऑफ, यहाँ पे n कर दें, मॉड ऑफ z पावर n, तो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके प्रूफ की बात करेंगे तो इसके प्रूफ की क्या ज़रूरत है, बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है। ये सारी चीज़ें ये सब जानना चाहिए, ठीक है। अब देखें, एक तो प्रॉपर्टी बता दी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है, इससे जुड़ी खास बातें हम बता दें, ठीक है। नोट में हम बताते हैं जुड़ी खास बातें, वो क्या है। एक नाम आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाम आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे, क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, करेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है। तो उससे जुड़ी खास बातें हम बता देते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z किसके इक्वल होता है, देखेंगे। तो सबसे तो पहले जाने कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, ऑफ z इक्वल्स टू, सबसे तो पहले देखें z के ऊपर माइनस लगा के भी लिखते हैं या 1/z भी लिखते हैं, ठीक है। z के ऊपर -1 या तो 1/z। और ये किसके इक्वल होता है, तो अब बता देते हैं किसके इक्वल होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ये होता है z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z होता है, याद रखेंगे। इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछा जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया और कह दे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले से हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये करना है। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो सबसे तो पहले हमें जान लें कि आया कैसे, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे आया कैसे आया होगा। तो चलिए हम बता देते हैं 1/z है ना, तो इसमें z बार से हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे, z बार से। तो z बार कितना होगा, z इंटू जेड बार हो जाएगा। तो z बार अपॉन z इंटू जेड बार, देखें z इंटू जेड बार किसके इक्वल है, मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है, मॉड जेड स्क्वायर के। तो वही बातें तो है यहाँ पे। इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इससे करना हो तो हम कैसे करेंगे, ज़रा देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल्स की बात हम लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ना, इस प्रॉपर्टी को मिटाते हैं। बस याद रखना, इस प्रॉपर्टी को 2-3 बार देखते रहेंगे ना, रोज़ इसको देखते रहेंगे तो याद तो वैसे हो जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे अब इससे एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एक कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया हो, ठीक है। z इक्वल्स टू कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लें हम लिख दें यहाँ पे 3 + 4i लिख देते हैं। एक कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, हमको क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कैसे करेंगे, बस सिंपल सी बात है। देखें फॉर्मूला याद रखें, इससे मॉड जेड आया है कि नहीं। तो यहाँ से सबसे तो पहले इसका मॉड फाइंड कर लें, ठीक है। मॉड जेड कितना होगा, √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √2
25, तो मॉड जेड इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड कर लो, जेड बार आया है तो कॉन्जुगेट कितना होगा, तो 3 - 4i हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। तो जेड बार कितना है, 3 - 4i अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 3/25 - i इंटू 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए ना, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो गया, इनवर्स हो गया, किसका, इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड का। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बताने चल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने चल रहे हैं, मीन्स दुनिया का नंबर 1 का चीज़ हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं क्लास लेते समय दिमाग से उतर जाता है, इवन वो भूल जाते हैं उस चीज़ों को बताना। ऐसा नहीं कि सब कुछ जानते, बट ये होता है कि भूल जाते हैं उस चीज़ों को बताना। जो हम यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने चल रहे हैं, इस पर सभी लोग विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक बार हमको याद है कि इंटरव्यू में भी पूछा गया था, ये जो टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो टीचर्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, वो क्या पूछा गया था हम बताते हैं। अक्सर कॉम्प्लेक्स नंबर से यही क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। क्या किस तरीके से पूछा जाता है, मान लें, देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम कह दें कि 3 + 4i एंड 1 - i में कौन सा ग्रेटर है, दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ठीक है, कि एक है 3 + 4i, एक है 1 - i है, तो इसमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, अगर इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम Z1 मान लें और इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को Z2 मान लें, तो हमको क्या फाइंड करना है कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या Z1 इज लेस देन Z2। ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स कि दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इस पे हम लोग विशेष चर्चा करते हैं, तो चलिए हम लोग इस पे बने रहें, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पे अब क्या करने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो यहाँ पे सबसे तो पहले जाने, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कंपैरिजन ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। क्या यहाँ पे है, कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करें तो क्या मिलता है। यहाँ से कंपैरिजन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसका कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब कि दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, यहाँ से क्या फाइंड करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, कि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर हम मान के चल रहे हैं तो दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पीछे का राज जाने। तो राज क्या है, तो यहाँ पे देखें, चलिए सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं। हम किसके बारे में जानना यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहले इस यहाँ पे रियल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे सीख लेते हैं कि रियल, ठीक है, रियल फंक्शन के बारे में। ठीक है, रियल फंक्शन के बारे में सभी लोग जाने। ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और आर से आर पे क्या है, यहाँ पे डिफाइंड है। कोई रियल फंक्शन है, समझेंगे, ये आर से आर पे क्या है, यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, जब कोई रियल फंक्शन आर से आर पे डिफाइंड है तो सबको पता है ये बात कि उस फंक्शन के बारे में, कि जब कोई रियल फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो वह फंक्शन की जो वैल्यू होगी या तो लार्जर या तो लार्जर होगा, मीन्स लार्जेस्ट होगा, या तो लोवेस्ट होगा, जो भी होगा, लार्जेस्ट होगा या तो लोवेस्ट होगा, जो भी वैल्यू आएगा। ये कन्वर्ज भी करता है।
ठीक है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेगा, डाइवर्ज भी कर लेगा। मेरी बातें सुने, थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स है यहाँ पे, बस समझना है कि अगर कोई फंक्शन R से R पे डिफाइंड है, R मीन्स रियल नंबर पे अगर डिफाइंड है, तो इसके जो केसेस बनते हैं वो क्या बनते हैं कि वो फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रा कर दें तो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, या तो उसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगी या तो वैल्यू लिस्ट होगी। अगर वैल्यू की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू में देखेंगे या तो लार्जेस्ट होगा या तो क्या होगा, लिस्ट होगा। ठीक है, ये जानते हैं सभी लोग, या तो लार्जेस्ट होगा या तो लिस्ट होगा। यहाँ पे सॉरी, या तो लिस्ट होगा, ये सबको पता है, लार्जेस्ट होगा या तो लिस्ट होगा। अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं, क्या करते हैं, इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, ठीक है, समझेंगे सारी चीज़ें, सारे पॉइंट से बता रहे हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, समझेंगे, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। समझें, अगर कोई भी रियल फंक्शन है तो उसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगी या तो लिस्ट होगी। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जब इंक्रीज डिक्रीज की बात आती है तो वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की बातें भी आ जाती हैं। ज़रा देखें, जब भी हम रियल फंक्शन की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में आता है, आज तक सारे टीचर्स, सभी लोग, हम लोग सभी लोग यही बताते हैं कि रियल नंबर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, रियल नंबर के पॉइंट्स, सबको एक रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रियल लाइन पे, जिसमें बीच वाले पॉइंट को हम जीरो मान लेते हैं। अब जीरो से अगर राइट की तरफ चलते हैं तो इन्फिनिटी मीन्स प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, और जीरो से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो इसको क्या लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, मीन्स पूरे रियल नंबर को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार और सुन लें कि पूरे रियल नंबर को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, कोई भी नंबर हो। जीरो से इधर चलेंगे तो इस डायरेक्शन में, जीरो से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और इधर चलते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जीरो को अगर इधर चलेंगे, देखें इधर अगर चलते हैं तो जानते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और जीरो से लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ये तो डायरेक्शन की बात आ गई। अब देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम नोट कर दें, 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरीके से पॉइंट अगर नोट कर लें तो जाहिर सी बात है कि जो भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगा, सपोज कर लें कि इस रियल नंबर से 2 पॉइंट हम कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लें एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, मान चलिए हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 लाइक दिस, इस तरीके से लिख दें। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, -1 -2 -3 -4 लिख दें। देखें, सिर्फ इसको समझाने के लिए इतना चीज़ हम तो डायरेक्ट कर देते कि ये चीज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि अरे कैसे होता है, बताए नहीं, तो इसी को बता रहे हैं। इसको बताने के लिए इतना सारा कहानी हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखें कि जब हम रियल लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिए तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो भी नंबर हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, 1 और 2 को भी कंपेयर कर सकते हैं, 3 4 को भी, किसी भी नंबर को यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर देखा जाए 1 और 2 दो नंबर अगर हम ले लें तो कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन 2। इसमें से मान लें हम 3 और 5 ले लें तो कह सकते हैं कि 3 इज लेस देन 5, है ना, कह सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, इसका कोई भी 2 नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए -2 ले लें और -1 ले लें तो कह सकते हैं कि -2 इज लेस देन -1। ठीक है, या कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए -4 और -1 ले लें तो हम कह सकते हैं कि -4 इज लेस देन -1। हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर यहाँ पे इंक्रीजिंग सेंस या डिक्रीजिंग सेंस में है। कब, जब फंक्शन हमारा रियल हो जाता है, रियल फंक्शन की बात की है, रियल नंबर हो जाता है तब, तो उसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगा, लिस्ट हो गया तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसके ग्राफ की हम बात करें, अगर ग्राफ से भी देख लिया जाए तो लाइक दिस, इस तरीके का कर्व मिलेगा।
ठीक है। तो देखिए इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको अलग अलग मिलता जाएगा। देखिए x को बढ़ा रहे हैं तो y भी इधर बढ़ता जाएगा, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर इस तरीके से कर्व ड्रा कर दें लाइक दिस, इस तरीके से, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x को बढ़ाएंगे, देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है, इधर x बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें लाइक दिस, इस तरीके से इसकी वैल्यू देखें तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्लियर है कि इसका ग्राफ ड्रा किए तो या तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा या तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। कब? जब फंक्शन हमारा रियल हो तब, और किसी भी नंबर को यहाँ से हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की बात हो गई ना, ऑर्डरिंग यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन है, ऑर्डर सेंस में लिखा गया है, मीन्स यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग, जब ऑर्डर की बात आती है तो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 जो भी आ गया तो इंक्रीजिंग सेंस में है, और इधर भी देख रहे हैं तो अगर इधर चलते हैं, इस साइड में चलते हैं तो डिक्रीजिंग सेंस में है, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं तो इंक्रीजिंग सेंस में है, और प्लस इन्फिनिटी से माइनस के तरफ आते हैं तो डिक्रीजिंग सेंस में। देखें हम अगर ऐसे चलेंगे तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन ऐसे चलेंगे तो डिक्रीज करेंगे, है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में है, ठीक है। अब जरा देखें, यहाँ से रियल नंबर से रिलेटेड एक चीज़ और बता देते हैं। एक होता है ट्रिकोनोन, देखें इसको ज़रा समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ट्रिकोटोमी। देखें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज, देखें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये स्पेशली रियल नंबर के लिए आता है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज। देखिए ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ले लें, सपोज कर लें कि a एंड b बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर है। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम a और b कोई दो रियल नंबर ले लें तो इससे तीन कंडीशन हमको मिलेंगे। अगर इसमें कितने कंडीशन मिलेंगे, तीन कंडीशन मिलेंगे, ठीक है। इससे जुड़ी खास बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। तीन कंडीशन हम लोगों को मिलते हैं जब कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं तब। क्या क्या? फर्स्ट कंडीशन, या तो दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, या a इज ग्रेटर देन b, या a इज लेस देन b। अगर कोई भी दो रियल नंबर ले लें, कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं तो इन्हीं तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी उसके साथ मिलेगा। दो नंबर ले लिए तो या तो दोनों नंबर आपस में इक्वल होगा या तो इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? तो इसको बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वो किस पे होता है? ओनली आर मीन्स रियल नंबर पे होता है, ठीक है। तो जब रियल नंबर के कोई भी एलिमेंट्स अगर हम ले लें तो उसको आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखें कि हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये नंबर उससे लेस है, ग्रेटर है, जो भी है कह सकते हैं। चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बातें करते हैं। ये तो रियल फंक्शन की बातें कर लिए, अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बातें करेंगे तो क्या ऐसे करेंगे? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लें। चलिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, समझेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें, सपोज कर लें ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ओ सी मीन्स कॉम्प्लेक्स, सी से सी पे क्या है? वो डिफाइंड है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है सी से सी पे डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो सबसे तो पहले जानें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। अगर हम लोग जानना चाहें कि इस केस में ऑर्डर कंपेयर कर पाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे तो पहले ही जान लें कि यहाँ पे ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता है। इस केस में देखेंगे, इस केस में ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड, ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड
जब ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा तो हम कहाँ से कह पाएंगे कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? कभी भी हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। मीन्स कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो जब ऑर्डर रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। जब ऑर्डर रिलेशन नहीं डिफाइंड हम कर पाएंगे तो यहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात ही हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज़रा देखें कि ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझना है। ठीक है, अभी तक तो रियल नंबर था तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी और कह दिए कि इंक्रीजिंग सेंस में डिक्रीजिंग सेंस में है, और दो नंबर यहाँ पे आया इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आ गया कि नहीं रियल नंबर में। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की बात अगर करें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लेन की बात अगर करते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, तो अगर x देखें ना इधर इस सेंस में अगर चलते हैं, ठीक है, रियल देखें x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। खैर इसको बताएंगे, तो x एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो देखें अगर इस सेंस में चलें तो यहाँ से ओरिजिन से इधर अगर चलते हैं तो जानते हैं कि प्लस इन्फिनिटी होगा, इधर चलते हैं तो माइनस इन्फिनिटी होगा, ओरिजिन से y का पॉजिटिव डायरेक्शन तो प्लस इन्फिनिटी और बिलो होगा तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। तो जब भी किसी भी रियल नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो लाइन का डायरेक्शन हमको पता है ना। उस डायरेक्शन को हम चेंज कभी नहीं कर सकते हैं, जीवन में कभी नहीं कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है कि उस डायरेक्शन को हम चेंज कर पाएँ। जैसे कह दें कि 1 और 2 को एक रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करो तो तुरंत दिमाग में आता है चलो एक लाइन बना दिए, ठीक है, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख दिए और इधर 0 लिख दिए, और इस डायरेक्शन में कह दिए कि 1 है और ये क्या है 2 है, तुरंत बना लेंगे। कह देंगे कि 1 इज लेस देन 2 तो कह देंगे कि ठीक है भाई रियल नंबर पे हम लिख दिए। इस डायरेक्शन की बातें आ गई, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ तो कह दिए। लेकिन अगर यहीं पे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दे दें, ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम दे देते हैं, जैसे सपोज कर लें कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम लिख दिए यहाँ पे 1 + i, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम क्या कह दिए, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी 1 + i लिख दिए, समझेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। और एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लिख दिए यहाँ से 1 - i। दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम लिखे हैं, एक तो 1 + i और दूसरा कितना लिख लिए 1 - i लिख लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन की बातें करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक 1 + i यहाँ पे क्या है 1 - i है। अब देखें तो हम कैसे कहेंगे कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, या तो हम डायरेक्शन अगर यही एक्सिस पे रहे, इस एक्सिस पे रहे, अगर मान लें कि यह i है तो ये कितना मान लें 2i, तो हम कह सकते हैं कि पहले है और ये बाद में है, तो कह सकते हैं कि i मीन्स यहाँ से 2i इज ग्रेटर देन i, क्योंकि एक डायरेक्शन की बात हम बोले हैं ना, यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात बोले हैं। लेकिन अगर हम 1 + i इधर 1 - i लिख लें तो ये तो कहीं नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है। अगर हम इससे रिलेटेड एक लाइन ड्रा कर दें, इससे रिलेटेड हम एक लाइन ड्रा कर दें, ऐसे समझेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे, अगर एक पॉइंट यहाँ पे रहता, एक पॉइंट अगर यहाँ पे रहता, एक पॉइंट यहाँ पे, तो कह देते कि ये पॉइंट जो इससे क्या है लेस है, यह पॉइंट इससे क्या है लेस है। अगर यहाँ पे इससे रिलेटेड लाइन ड्रा कर दें, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो कहते कि यह जो पॉइंट है इससे क्या है लेस है, कहते। अब बताओ भैया कि अगर 10 कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए दो डायरेक्शन हम बनाए, यहाँ पे दो डायरेक्शन देखे, अगर 10 दिया गया तो 10 डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि मैथ्स में कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने चलने के लिए रास्ता ही चेंज कर दें, जो रास्ता बना हुआ है उसी पे हम लोग चलेंगे, है ना, जो रास्ता बना हुआ है उसी पे चलेंगे। तो रियल नंबर में एक फिक्स डायरेक्शन होता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में हम देखें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर उसको कंपेयर करना हो तो दो डायरेक्शन हम ड्रॉ करना पड़ रहा है। मीन्स अगर एक डायरेक्शन में मीन्स एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों का कंपेयर हम नहीं कर सकते, है ना, कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रही बात कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में, तो कितने डायरेक्शन हो गए। इसी तरीके से अगर मान लो 50 कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लिख दिए तो 50 डायरेक्शन हो जाएंगे, है ना। अगर 100 डायरेक्शन लिख दिया जाए तो 100 कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लिख दिया जाए, कंपेयर करें तो 100 डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब हर केस में हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो हर केस में डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये मान लो अगर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर इस डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं, इस डायरेक्शन की, तो इस डायरेक्शन में कितना देखें, ये माइनस, ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बातें करना, इधर बातें करना, तो देखें ये प्लस माइनस, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इधर होगा, इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी यार माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ही बातें करना हो तो माइनस प्लस इन्फिनिटी और कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से इसमें कितनी डायरेक्शन, मान लाइक दिस इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, इधर इधर इधर, जो भी डायरेक्शन हम ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस, है ना, बहुत सारे डायरेक्शन ड्रा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर एक ही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहे तो एक डायरेक्शन पे हम उसकी बातें करेंगे, एक डायरेक्शन से कंपेयर करेंगे। 20 रहे तो 20 डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथमेटिशियनों ने सिर्फ एक डायरेक्शन की बातें किया है, एक डायरेक्शन की बातें किया है। अगर हम पूरब दिशा में चले तो पूरब ही दिशा में चले, पश्चिम में चले तो पश्चिम में चले, डायरेक्शन हो गया ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसी तरीके से मैथ में रियल नंबर में एक डायरेक्शन होता है जो कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के तरफ जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सारे नंबर्स को उसी पे हम स्टडी करते हैं। तो देखें यहाँ पे रियल फंक्शन में या रियल नंबर में सिर्फ दो ही इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस, दो ही पे पूरा जन्म ख़त्म हो जाता है। कई जन्म हम लोग लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के नंबर को स्टडी करते 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 कई जन्म लग जाता है। अब इसमें कितना, इसमें तो बहुत सारे इन्फिनिटी आ गए, हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हर डायरेक्शन में आएंगे, तो तब इसका स्टडी कहाँ पे पॉसिबल है, स्टडी इसका पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लाइक दिस, तो हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी आ गए, बहुत सारे इन्फिनिटी आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे इन्फिनिटी आ जाएंगे, जो कि स्टडी करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, इवन कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट कंपेरेबल, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल नहीं होता, मीन्स उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, यही इसका वजह है, ठीक है। आई बात समझ में कि इतना हम भाषण देने के बाद हम एक सीधा सा रिजल्ट निकाले कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डायरेक्शन आ रहे हैं। हमको सिर्फ एक डायरेक्शन की बातें करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक डायरेक्शन, दूसरे के लिए दूसरा डायरेक्शन। हमारे पास इतना तो औकात है नहीं कि 100 डायरेक्शन से सबको कंपेयर करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बातें समझ में 100% आया होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया तो उसको कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, और इससे खास जुड़ी बातें हम बता देते हैं, ठीक है। अभी उसको बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की बातें हम लोग किए। चलिए इससे खास जुड़ी बातें बता देते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अब इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ दें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे हम ज़रा देखें, यहाँ पे समझें, दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ले लिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिए थे 1 + i, और यहाँ पे क्या लिए थे 1 - i। ये ओरिजिन से ज़रा दोनों का डिस्टेंस देखा जाए,
ओरिजिन से अगर दोनों का डिस्टेंस देखा जाए, इसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसका मॉडुलस वैल्यू निकालें तो √2 हो जाएगा, इसका मॉडुलस वैल्यू निकाले तो भी √2 होगा। देख सकते हैं, अरे √a² + b², तो ये √2 होगा, ये भी √2 होगा इसकी मॉडुलस वैल्यू। तो देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना, दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर दिया गया हो, ठीक है, तो अगर उसका मॉडुलस निकाल लिया जाए, जो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया उसका मॉडुलस निकाला जाए, तो जानते हैं मॉडुलस क्या मिलता है? जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया हो तो उसका मॉडुलस एक रियल नंबर मिलता है भैया। क्या मिलता है? एक रियल नंबर मिलता है। कि जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया हो तो उसका मॉडुलस क्या मिलता है? रियल नंबर। और जब मॉडुलस रियल नंबर मिलेगा तब यहाँ पे कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में हम कंपेयर कर सकते हैं ना। तो जब मॉडुलस की बातें आएंगी, मॉडुलस हमारा रियल नंबर है तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंपेयर हम कर सकते हैं। बट ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके मॉडुलस का कंपेयर हम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब देखें, तो इस बातों को फटाफट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बातें समझ में 100% नहीं, 100% नहीं, ∞% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखें, कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है, ये याद रखेंगे कि एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है, इज नॉट कंपेरेबल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है, इज नॉट कंपेरेबल। इसका मतलब क्या कि दैट इज Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज लेस देन Z2, ठीक है। ये क्या? नेवर पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट क्या बट उसका अगर मॉडुलस ले लें, बट समझेंगे कि मॉड ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z2 या मॉड ऑफ Z1 इज लेस देन मॉड ऑफ Z2, ये क्या है? इज पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? वाई? गिव द रीजन। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बिकॉज, समझें, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है? एक क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। और जब रियल नंबर की बातें आ गई ना, जब रियल की बातें आ गई, मॉड जेड इज रियल नंबर, इज मॉड जेड क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर। वो भी कौन सा? R+ मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। तो खैर रियल नंबर आ गया, जो भी आ गया, इसलिए ये कंपैरिजन यहाँ पे कंपेरेबल। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के मॉडुलस को हम कंपेयर कर सकते हैं, बट सिंपली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मॉड जेड इज अ रियल नंबर, ठीक है। ऐसे जुड़ी बातें, रियल नंबर में दो चीज़ आता है, समझेंगे। रियल नंबर की बातें करें तो -∞ और +∞ सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, समझेंगे। लेकिन अगर मॉड जेड की बातें करें, सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की बातें करते हैं, तो ओनली उसमें इन्फिनिटी कहते हैं, ओनली इन्फिनिटी। जहाँ पे +∞ और -∞ कहने लगे तो उसके डायरेक्शन की बातें हम करने लगेंगे। तो ठीक है,
तो मॉड जेड की अगर बातें करेंगे तो ओनली इन्फिनिटी की बातें करते हैं। किसकी बातें? ओनली इन्फिनिटी। ठीक है, ओनली इन्फिनिटी की बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर प्लस हो गया, आर प्लस मतलब ओनली इन्फिनिटी। यहाँ पे ना पॉजिटिव ना प्लस इन्फिनिटी होता है ना माइनस इन्फिनिटी, ओनली इन्फिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि मॉड यहाँ पे कंपेयर जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लें। ठीक है, तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या होता है सब कुछ बताएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर देखेंगे और हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो जो जितना भी हम वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, सभी लोग मन से उसको देखें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।